अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द बेसिक कोर्स ऑफ लारावेल। सबसे पहले हम एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसके बाद फिर हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप कंट्रोलर से व्यू की तरफ डाटा को पास कर सकते थे, और हमने बेसिकली डायरेक्ट पीएचपी की फ़ाइल बनाई थी और उसके अंदर हम लोगों ने जो है कंट्रोलर से डाटा पास किया था। आई होप आपको वो लेक्चर समझ आया। और इन केस अगर आपको वो लेक्चर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे मेरे, उस पर मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे सकूँ। जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम लोग ब्लेड टेम्पलेट को देखेंगे कि ब्लेडिंग टेम्पलेट बेसिकली है क्या चीज़। हमने एक चीज़ तो देख ली कि हमने कंट्रोलर से डाटा जो है वो पास किया कोर पीएचपी की फ़ाइल में, और वहाँ से हम लोगों ने जो डाटा हमारे पास हमने जो पास किया उसको हमने डिस्प्ले करा दिया। लेकिन अब ये ब्लीडिंग टेम्पलेट क्या है? अब लारावेल हम यूज़ कर रहे हैं, तो लारावेल ने हमें एक ये ब्लीडिंग टेम्पलेट भी दिया हुआ है। तो ये ब्लीडिंग टेम्पलेट है क्या? तो आज हम ये जो लारावेल का फीचर है ब्लीडिंग टेम्पलेट, हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ब्लीडिंग टेम्पलेट को देख लेते हैं कि इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ब्लीडिंग टेम्पलेट जो है वो आपका लारावेल का एक अपना फीचर है जो आपको इस चीज़ की फैसिलिटी देती है कि लेट्स से कि अगर आपने कोई एक पेज बनाया है और आप वही पेज अगर आप मल्टीपल दूसरे पेजेस पे भी यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हेडर हो गया या फुटर हो गया, वो आपके प्री डिफाइंड होते हैं। आपने हेडर डिफाइन कर लिया, आपने फुटर भी डिफाइन कर लिया। अब ऑब्वियसली हर पेज के लिए, हर वेब पेज के लिए वो हेडर और फुटर सेम रहते हैं मोस्टली केसेस में। तो अब अगर आप लेट्स से आपके पास 5 डिफरेंट पेजेस है, तो हर 5 डिफरेंट पेजेस में आपको वो हेडर और फुटर सेपरेटली जाके कोड करना पड़ेगा। ब्लीडिंग टेम्पलेट क्या करता है कि आप वो हेडर और फुटर एक चीज़ में, एक फ़ाइल में आप डिफ़ाइन कर लेते हो, और डिफ़ाइन करने के बाद आप उसी फ़ाइल को कॉल कर लेते हो अपनी डिफरेंट फ़ाइल्स में। लेकिन ऑब्वियसली हर फ़ाइल का जो डेटा है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ब्लीडिंग टेम्पलेट आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि बेशक आप हेडर और फुटर या जो भी कंटेंट आपने फिक्स करना हो हर पेज के अंदर, वो तो फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आप साथ साथ वो डेटा भी चेंज कर सकते हैं। तो वो हम आज देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है एक तो फिक्स कर सकते हैं डेटा, ताकि हर पेज पे वो जो लेआउट हमारी जो बनी हुई है हम उस लेआउट को यूज़ कर सकें, और किस तरह से हम लोग डेटा भी उसको चेंज कर सकते हैं, और किस तरह से जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है ब्लीडिंग टेम्पलेट के अंदर वो यूज़ की जाती है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें, ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि हम लोग रिसोर्सेज में आते हैं, और रिसोर्सेज में आके हमारे पास व्यूज़ के अंदर हमारी सारी फाइल्स पड़ी होती है जो भी हमने व्यू शो करना होता है। अब इसी व्यू के अंदर अगर हम एक और फाइल बना लेते हैं, जैसे हम लोग एक और फाइल क्रिएट कर देते हैं। अभी हम सिर्फ ब्लीडिंग टेम्पलेट को देख रहे हैं कि किस तरह से ब्लेड टेम्पलेट की जो फाइल है वो क्रिएट की जा सकती है। लास्ट टाइम तो हमने जो फाइल क्रिएट की थी वो हमने .php के नाम से सिंपल क्रिएट करी थी। अब हमें ब्लेड फाइल क्रिएट करनी है। तो ब्लेड फाइल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। लेट्स से हम लोग कहते हैं, इसको हम कह देते हैं blocks.blade.php, ठीक है। हम इसको एंटर करते हैं। अब अगर आप देखें तो क्योंकि ये ब्लेड एक्सटेंशन के साथ है, तो ये हम लोग अब जो लारावेल का फीचर है इट्स सेल्फ टेम्पलिंग ब्लेड, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें जो हमने लास्ट टाइम किया था, तो जब हम लोगों को कोई भी नेम यहाँ पे पास करना था, ठीक है, या कोई भी वेरिएबल जो हमने कंट्रोलर से व्यू में पास करना था, उसके लिए हमें ये पीएचपी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ी थी। लेकिन आपका जो ब्लीडिंग टेम्पलेट है उसमें आपको ये पीएचपी की जो स्क्रिप्ट का जो टैग है इसको ओपन और क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वो जो है जो वेरिएबल है वो आप अपने ब्लीडिंग टेम्पलेट के अंदर लिख सकते हैं। तो अगर हम वापस अपने वेब के अंदर आए, तो लास्ट टाइम हमने जो देखे थे वो हमने देखे थे लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, हमारे जो थे रिसोर्स कंट्रोलर्स के अंदर, और हमने ब्लॉग पोस्ट देखा था। तो लेट्स से हम ब्लॉग पोस्ट को ही लेके चलते हैं, और ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमारे पास ब्लॉग कंट्रोलर है और इसके अंदर ये वाला पार्ट है। अब लेट्स से हमने इसके अंदर जो है वो डेटा पास करना है, जो कि हमारे जो भी हमने ब्लेड फाइल बनाई है उसके अंदर हमने डेटा पास करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और लेट्स से इंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू लेट्स से असद सज्जाद, ठीक है। जैसे ही आप ये करेंगे, अब जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जो डेटा है वो व्यू को पास करने के लिए, जिसमें से हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो है, एक विद का है, आप अरे के थ्रू कर सकते हैं, आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगा ताकि डेटा जो है वो पास कर सके। अब अगेन व्यू को अगर हम रिकॉल करें, तो व्यू के अंदर हमने कहा था कि यहाँ पे हम क्या चीज़ लिखेंगे, फोल्डर, और उसके अंदर उसकी फ़ाइल। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो हमने जो अभी फ़ाइल बनाई है जो ब्लॉग्स की है, उसमें हमने किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखा उसको, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉग्स, ठीक है, ब्लॉग्स। और उसके बाद हम करेंगे कॉमा कॉम्पैक्ट, और उसके बाद आपके इंस्ट्रक्टर। ये जो आपका वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल जो है वो पास हो जाएगा। अब आप इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं अपने व्यू के अंदर जो हमने ब्लॉग का कंट्रोलर बनाया। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका हमारा यूआरएल क्या है, जो जिस पे ये हिट होगा। तो ये है ब्लॉग्स पोस्ट,
ब्लॉग पोस्ट के ऊपर। हम वापस अपने ब्लॉग्स पे आएंगे। अब इसमें डाटा किस तरह से शो करना है, लेट्स से हम लोग कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी हम HTML कुछ भी नहीं लिखते, अभी हम सिर्फ सिंपल डाटा देख रहे हैं कि किस फॉर्म में आप डाटा इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम करते हैं लेट्स से H3 द डाटा फ्रॉम द वेरिएबल इज, आप कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करते हैं। ये जो आपका सिंटेक्स है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, ये आपके वेरिएबल के जो भी आपने वेरिएबल पास किया उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो आप इसके अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर जो वेरिएबल है वो इंस्ट्रक्टर का पास किया था, तो यहाँ पर जब आप इंस्ट्रक्टर को पास करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्टर और उसके बाद H3 का टैग जो है हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये एज इट इज़ जो हमारा HTML का जो टेक्स्ट है वो, और उसके बाद जो वेरिएबल जो हमने कहाँ से पास किया, जो हमने यहाँ से पास किया था इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्टर के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, वो असद सज्जाद की वैल्यू आ रही है। तो ये असद सज्जाद जो है वो यहाँ पर वो पास कर देगा। तो द डाटा फ्रॉम द वेरिएबल इज, जो भी असद सज्जाद वहाँ पर जो लिखा था या जो भी वैल्यू आप लोग पास करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको रन करते हैं। अगेन हमें अपना सर्वर रन करना है, PHP आर्टिसन सर्व। जैसे ही हमारा सर्वर रन होगा, आप अगर इस पर क्लिक करें, अगेन आप इसको क्लिक कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लोकल उस पर जाके भी वहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा जो लिंक था वो था ब्लॉग पोस्ट। तो अगर आप देखें तो द डाटा फ्रॉम द वेरिएबल इज असद सज्जाद। आपने अगर हम इसको कंपैरिजन करें, दोनों फाइल्स का कंपैरिजन करें जो हमने लास्ट टाइम किया था और इस टाइम किया था, तो यहाँ पर जो हमने जब वेरिएबल्स को लेके आना था इन वेरिएबल्स को, तो यहाँ पर हमने पहले PHP की स्क्रिप्ट हमने ओपन की थी, फिर हमने PHP स्क्रिप्ट क्लोज की और उसके बीच में हमें PHP का थोड़ा सा सिंटेक्स लिखना पड़ा जिसमें हम लोगों ने एको को यूज़ किया और फिर हमने नेम को यूज़ किया, फिर हमने इंस्ट्रक्टर के वेरिएबल को यूज़ किया। तो यहाँ पर जब आपने PHP की फ़ाइल बनाई तो आपको ये चीज़ सिंटेक्स यूज़ करना पड़ा, ठीक है। और आप यही कोड जो है अगर आपको किसी और जगह पे यूज़ करना पड़ा, फॉर एग्जांपल जैसे व्यू वेलकम टू द व्यू है, अगर आपको ये कहीं और लिखना पड़ा तो आपको यही लाइन ऑफ कोड वहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी लिख दूँगा अगर मुझे ये यहाँ पर भी चाहिए। लेट्स से इसी तरह अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे वेलकम टू द व्यू यहाँ पे मिले। अब मुझे किसी और पेज पे भी अगर ये चाहिए तो मुझे यही लाइन ऑफ कोड जो है उठा के वो तीसरे पेज पे भी लेके जाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो आपकी ब्लीडिंग टेम्पलेट है, एक तो इसका सिंटेक्स इस तरह से होता है कि जब आपने इसको डिस्प्ले करवाना है तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स जो है, ये कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करनी है और क्लोज करनी है और इसके अंदर आपने अपना डाटा पास करना है। बेशक आप वो डाटाबेस से लेके आ रहे हो, बेशक आपने वो हार्ड कोड किया हो, जिस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया, तो सारा डाटा जो आपका वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। इसी तरह अगर आपने लेट्स से जैसे मैंने आपको कहा कि आप टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम एक प्रॉपर पूरी टेम्पलेट बनाएं और उस टेम्पलेट को हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फाइल्स के अंदर, तो वो भी अभी हम देखेंगे कि वो किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब उस पर मूव करने से पहले अगेन ऑब्वियसली जैसे हमारे पास डिफरेंट लूप्स होती है, हमारे पास कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, हमारे पास लूप्स होती हैं, अब वो किस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसी के अंदर। ऑब्वियसली हमने जब लेट्स से हमारे पास कोई एक डेटा आ रहा है बैक एंड से, या लेट्स से हमारे पास जैसे भी हमने हार्ड कोड किया, हमारे हार्ड कोड में वहाँ से एक डेटा आ रहा है, अब हमने चेक करना है क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या वो नंबर है या नहीं है। तो उस केसेस में आप लोग यहाँ पर भी अपना डेटा जो है वो शो करवा सकते हैं वाइल डूइंग कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स और वाइल रनिंग द लूप्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, उसके बाद हम लोग लूप्स को देखते हैं। तो लेट्स से हम अपने इसी ब्लॉक कंट्रोलर में आते हैं। हाँ, अगेन इसमें हमारी जो ब्लीडिंग टेम्पलेट जैसे मैंने आपको कहा कि हम लेआउट बनाएंगे और वो दूसरे पेजेस पे यूज़ करेंगे, हम वो भी करेंगे लेकिन इसके बाद, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर एक नंबर डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से नंबर विच इज़ इक्वल्स टू लेट्स से 1। एक हमारा नंबर है जो हमारा है 1 के इक्वल, ठीक है। हम इस नंबर को भी यहाँ पर पास कर देते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग जो है व्यू में जितने मर्जी वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, जितनी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगेन अगर आपको कॉम्पैक्ट की समझ नहीं आई या दूसरे दो मेथड्स हैं जैसे विद है या फिर अरे का, अगर आपको वो समझ नहीं आई कि किस तरह से पास करते हैं, तो जो पिछले मेरे लेक्चर्स हैं आप उन लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सेव करेंगे। लेट्स से हम लेक्चर कंट्रोलर बंद कर देंगे क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं एंड द नंबर इज़ लेट्स से इज़ नंबर, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। एंड द नंबर इज़ 1। अगेन नंबर क्या था हमारे पास, जो हमने नंबर यहाँ पे पास किया था विच दैट इज़ 1, ठीक है। अब हम कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स की बात करें। जब हम कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो जैसे इफ एल्स होगी, वो आपकी कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट्स से हम इफ एल्स किस तरह से यूज़ करते हैं। आप लिखेंगे @ इफ़, ठीक है। उसके बाद
आपकी ऑब्वियसली जो कंडीशन, इस केस में हमारे पास ये नंबर आ रहा है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि जो नंबर है क्या वो 1 है या नहीं है। अगर 1 है तो प्रिंट करा दो कि ये नंबर 1 है, अगर 1 नहीं है तो प्रिंट करा दो कि ये जो नंबर है वो 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से इस केस में ये जो नंबर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, हम इसी को करेंगे इफ़ नंबर इज इक्वल टू 1, let's say h3, the number is 1, ठीक है। इसी तरह else जो है आपका, वो else भी जो है आपका वो आपने ऐड के साथ यूज़ करना है else, और उसके बाद h3 the number is not 1, ठीक है। और जब इसमें नॉर्मली अगर हम लोग इफ एल्स की स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं, और हमारे जो स्टेटमेंट्स होती है या जो भी हमारी कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंगली जो हमें डाटा चाहिए होता है वो हम उन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। इसी तरह फिर एल्स करते हैं और एल्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स करते हैं। लेकिन इस ब्लेडिंग के अंदर आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने एट द रेट से इसको स्टार्ट करना है इफ़, और फिर एट द रेट से एल्स को स्टार्ट करना है, और ऑब्वियसली जब आप ओपन करेंगे इफ़ को तो आपने इस स्टेटमेंट को क्लोज भी करना, ताकि यहाँ पर इसको पता चल सके कि आपकी जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्लोज हो रही है। तो आप क्या करेंगे, एंड इफ़। इसी तरह अगर आपने एल्स इफ़ यूज़ करना है तो आप इसके साथ एल्स इफ़ लगा सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी कंडीशन को लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एल्स इफ़ यूज़ करना हो तो आप यहाँ पर इसी तरह लेट्स से अगर हम कहते हैं कि इफ़ नंबर इज़ नंबर 2, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 2, तो आप इस तरह से जो नंबर है वो भी चेक कर सकते हैं कि अगर नंबर 2 है तो ये कर दे, और उसके बाद फिर हम एक एल्स की स्टेटमेंट एक और ऐड कर सकते हैं। तो आप जितनी मर्जी इफ एल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप लगा सकते हैं। अब हम इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि इसका क्या हमारे पास जो है आउटपुट आती है। तो अगर हम वापस अपने ब्लॉग पोस्ट पे आए तो वहाँ पर हमारे पास जो डेटा है सिंटेक्स एरर। अच्छा, अब ये जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एंड इफ एल्स इफ लिख दिया था और हमने ब्रैकेट्स लगानी थी और साथ ऑब्वियसली हमें कंडीशन लेनी थी, तो वो हमने कंडीशन नहीं दी। तो एल्स करेंगे और उसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास जो नंबर है द नंबर इज़ 1, क्योंकि नंबर जो पीछे पास हो रहा था वो 1 ही था, इसीलिए उसने वो स्टेटमेंट मैच की और आपका जो डिस्प्ले है वो 1 कर दिया। अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ तो टेक्निकली वो क्या करेगा, वो इसमें आएगा, वो चेक करेगा अच्छा नंबर जो पीछे से आ रहा है विच इज़ इन दिस केस इज़ 2, ठीक है, इस केस में नंबर क्या है 2, वो चेक करेगा 2 इज इक्वल टू 1, दिस इज़ एक्चुअली फॉल्स। जैसे वो फॉल्स आएगा तो जो नंबर है वो यहाँ पर जो ये चीज़ है वो प्रिंट आ जाएगा, जो कि वो एल स्टेटमेंट में, वो एल स्टेटमेंट में आएगा और एल्स में आके वो दिस नंबर इज़ नॉट 1 जो है वो पोस्ट कर देगा। तो लेट्स से हम इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद अगर आप देखें तो द नंबर इज़ नॉट 1। तो ये हमारा एक तरीका है जो हम कंट्रोलिंग स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो आप जितनी मर्जी इफ एल्स जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपने इफ एल्स को यूज़ करना है आपने स्टार्टिंग करनी है इफ एल्स की यूजिंग एट द रेट ऑफ, और एंड करना है उसी स्टेटमेंट को, ताकि पता चल सके कि स्टेटमेंट कहाँ पे शुरू हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। इसी तरह आप मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आपकी लेट्स से फॉर है, फॉर लूप जो हमारी सिंपल फॉर लूप है कि आइट्रेशंस के लिए जो यूज़ की जाती है। तो अगर आप फॉर लूप को यूज़ करना चाहते हैं तो इसका भी सेम वही तरीका है जिस तरह से आप फॉर लूप्स को यूज़ करते हैं। लेट्स से कि अगर आप C++ कर रहे हैं या PHP यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप सिंपल फॉर लूप यूज़ करते हैं, ये वही कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का भी। तो इसके लिए अगेन जो यूज़ करने का तरीका है वो अगेन आप फॉर लिखते हैं, आगे आपकी कंडीशंस, ठीक है। लेट्स से अगर इस केस में हमारे पास जो नंबर है वो नंबर है, तो इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू लेट्स से हम 1 करते हैं, आपकी जो भी कंडीशन आप अपनी कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं इसके अंदर, ऑब्वियसली ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आप कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद आपकी लेट्स से हम कहते हैं कि नंबर शुड बी लेस देन लेट्स से 3, लेस देन और इक्वल्स टू 3, और उसके बाद नंबर प्लस प्लस, ठीक है। इसमें भी डॉलर साइन और इसमें भी डॉलर साइन। अब अगर हम नॉर्मली देखें तो मैंने भी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऐड कर दी, क्योंकि जब आपकी फॉर लूप होती है या जो भी आप लूप्स लिखते हैं या फिर आप कंट्रोलिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, आप ये कर्ली ब्रैकेट्स के साथ ही लिखते हैं। लेकिन इसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करेंगे, जैसे आपने इफ एल्स में नहीं यूज़ की इसी तरह आप फॉर एच पे भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, एंड फॉर और इसके साथ आपकी एट द रेट ऑफ, ठीक है। ये आपका जो है
फॉर जो है वो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर हम कर सकते हैं कि डाटा हम प्रिंट करा दें, लेट्स से हम कहते हैं कि हमने नंबर प्रिंट कराया, तो इस तरह से हम जो नंबर है उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम इसको सेव करते हैं, लेट्स से सेव, और हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं, वी आर, ताकि हमें पता चले कि हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जो नंबर है हमारे पास 1 2 3 वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसके कॉन्सेप्ट में जाएँ कि किस तरह से फॉर जो है वो किस तरह से हमारे पास 1 2 3 आया, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम ब्लॉक कंट्रोलर में वापस जाएँ तो ब्लॉक कंट्रोलर में हमने यहाँ से नंबर जो था वो 2 पास किया था, लेकिन बाय द टाइम वो यहाँ पर आया, हमने यहाँ पर नंबर की वैल्यू जो वो ओवरराइट करके हमने यहाँ पे कह दिया कि जो नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पे भी नंबर 1 आया, और 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू ऑब्वियसली 3, ठीक है। और उसके बाद उसने ये यहाँ पे प्रिंट करा दिया, 1 करा दिया। उसके बाद उसने उसको जब प्लस प्लस किया, ठीक है, तो वो नंबर हो गया 2। जब 2 हुआ तो 2 को चेक किया, 2 इज़ इक्वल टू 1 विच इज़, फिर उसके बाद नंबर जो था वो हमारा 2 हो गया, तो नंबर जो हमारा था वो इज़ इक्वल टू 2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन चेक की, ऑब्वियसली 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, फिर 2 प्रिंट करवाया, इसी तरह 3 करवाया, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर लूप को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन फॉर को भी यूज़ करने का जो तरीका है, आपने उसको स्टार्ट करना है और उसको एंड करना है, ठीक है, फॉर लूप को। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी फॉर ईच। फॉर ईच को भी आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप फॉर ईच लिखेंगे, आपकी कंडीशंस, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या लिखेंगे, और एंड फॉर ईच। अब फॉर ईच और फॉर में फ़र्क क्या है? अब फॉर में अगर आप देखें तो आपने उसको एक स्पेसिफिक नंबर या लिमिट दी है कि कितनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस तक आपने इसको चलाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 है, आपने इसको कह दिया कि 3 आइट्रेशंस तक आपने इसको चलाना है, उसके बाद आपने इसको नहीं चलाना। इसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ़ n दे देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि n नंबर जो लेट्स से कि कस्टमर या लेट्स से जो यूज़र है वो एंटर करेगा, उस नंबर तक चलाना है। तो हमने कहा ठीक है, लेट्स से वो कहता है 10,000 तक चलाना है, तो फॉर लूप जो है वो 10,000 टाइम्स तक चलेगी। इसी तरह जो फॉर ईच है, ठीक है, ये तब तक चलती रहती है जब तक आपका डाटा जो, लेट्स से अगर मैं डेटाबेस की एग्जांपल दूं, तो जब तक आपकी डेटाबेस के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, यानी उस स्पेसिफिक टेबल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ये तब तक चलती रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह आप फॉर ईच को भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर ईच को अगेन यूज़ करने का सेम तरीका ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको यूज़ करना चाहें, लेट्स से क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है, तो फॉर ईच अगेन हम तब यूज़ करेंगे जब अभी हम डेटाबेस, अभी हम अगले लेक्चर में, अगले कपल ऑफ लेक्चर्स में हम डेटाबेस को भी देखेंगे, फिर देखेंगे कि फॉर ईच जो है वो किस तरह से डेटाबेस के साथ कनेक्टेड के डाटा को लेके आती है, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप आपको समझ आया हो। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ डू मेंशन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आप लोगों को आंसर दे सकूं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक लेआउट बना सकते हैं और उस लेआउट को हम डिफरेंट पेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।